चलो अपन को पढ़ना है एंजाइम, है ना। एंजाइम के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं उतना अपन को समझना है। गर्मी लग रही, एसी चला दो दिनेश सर, एसी गर्मी लग रही। ये वाला वॉल्यूम, आवाज का वॉल्यूम बढ़ा देना, गला बैठा हुआ है। चलो अब आ रही है वॉइस, बढ़िया, ठीक है। अपन को पढ़ना है एंजाइम। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कोहेने, कोहेने, KUHNE। इन्होंने एक टर्म दिया था एंजाइम, जिसमें EN का मतलब था इन और जाइम का मतलब था ईस्ट। तो उन्होंने देखा कि ईस्ट की वजह से कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, तो उन्होंने इसको अपने लैंग्वेज में एंजाइम बोल दिया। एन मतलब अंदर और जाइम मतलब ईस्ट। तो एंजाइम टर्म किसने दिया? कोहने ने। एंजाइम टर्म का मतलब है ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहां से टर्म बन गया। अब एंजाइम का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी प्रोटीन, ऐसा कोई भी प्रोटीन जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट ना कर सके, पर वो उस रिएक्शन या अभिक्रिया की दर को, रेट को बढ़ा सके। दोनों में अंतर है। एंजाइम कभी भी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, बस जो एंजाइम, जो रिएक्शन बहुत स्लो चल रहा है उसको फास्ट कर सकता है। हाँ, कैटलिस्ट है ना। तो ये क्या है? एक प्रोटीनियस कैटलिस्ट है। ये एक प्रोटीन प्रकृति का उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक शब्द का मतलब क्या होता है? पहला तो जो किसी रिएक्शन को शुरू ना कर सके। अगर किसी ने किसी रिएक्शन को शुरू कर दिया तो वो रिएक्टेंट होगा, अभिकर्मक। अगर कोई रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है तो उसे रिएक्टेंट या अभिकर्मक बोलते हैं। पर अगर कोई रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा या स्लो कर सकता है तो उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। अगर बढ़ा दिया तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और कम कर दिया तो नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो एंजाइम क्या है? रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है कि कैटलिस्ट है? कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को शुरू नहीं कर सकता, जो रिएक्शन चल रहा है उसको फास्ट कर सकता है। दूसरा, एंजाइम्स इस रिएक्शन को बढ़ा तो देते हैं पर इसमें वो खर्च नहीं होते और दोबारा रीयूज हो सकते हैं। जब भी एंजाइम किसी रिएक्शन में जाएगा तो वो खर्च नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा और उस एंजाइम को दोबारा क्या कर सकते हैं? पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। एंजाइम शब्द का मतलब समझ में आ रहा कि नहीं? कोई भी रिएक्शन चल रही है, ये जाएगा, उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, इसमें खुद में कोई चेंज नहीं आएगा, जो कहते हो रीयूज हो सकता है। अगर ऐसा क्वालिटी, ऐसे फीचर्स, ऐसी विशेषताएं किसी में भी मिल रही है तो वो एंजाइम है। एंजाइम का मतलब समझ में आ गया? एंजाइम का मतलब कोई भी प्रोटीन युक्त भाग, कोई भी प्रोटीन नेचर वाला पदार्थ, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो प्रोटीन का बना हो। पहली शर्त क्या है? प्रोटीन का बना होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? किसी रिएक्शन को स्टार्ट तो ना करे पर उस रिएक्शन की रेट को, दर को बढ़ा दे। तीसरा, जब वो ऐसा कर रहा हो तो उसमें खुद का कुछ भी कंज्यूम, ऐसा नहीं कि 5 मिलीग्राम एंजाइम था, बढ़ाने गया 3 मिलीग्राम रह गया, 2 मिलीग्राम काय में खर्च हो गया? रेट बढ़ाने में। अगर किसी रिएक्शन की रेट बढ़ाने में एंजाइम खर्च हो गया तो वो एंजाइम नहीं हो सकता। एंजाइम की मात्रा जितनी है वो अनचेंज होनी चाहिए, अपरिवर्तित। रिएक्शन शुरू होने के पहले जितनी एंजाइम था, रिएक्शन तेज होने के बाद भी उतना ही एंजाइम पर असर नहीं हो। तो ऐसे ही समझ लो कि एक पुल के ऊपर कोई ठेला, मतलब वो 4 पहिया, उसको धक्का दे रहा है। अगर तुम धक्का देने चले गए तो क्या तुम्हारी एनर्जी खुद की वेस्ट होगी? होगी ना।
तो तुम्हें धक्का नहीं देना, तो दूर खड़े हो गए, वाह वाह बहुत बढ़िया शाबाश, ऐसे ले जाओ कम ऑन। तो एंजाइम कुछ भी हेल्प खुद नहीं करेगा, वो अनचेंजेबल होगा, अपरिवर्तनीय होगा और रीयूज। ठीक है, अब क्या हुआ, वो खड़ा है, कब शाबाश शाबाश, अब दूसरा ठेला आएगा फिर वही बोलेगा। अगर वो पहले ही ठेले वाले की मदद कर देता तो थक जाता, फिर दूसरे ठेले वाला और थक जाता, फिर धीरे धीरे काम करना, पर उसका पुनः प्रयोग नहीं हो पाता। तो समझ में आ रहा, एंजाइम पुलिया पे खड़ा हुआ वो व्यक्ति है जो किसी भी ठेले पर हाथ नहीं लगा रहा है, केवल मोटिवेट कर रहा है, शाबाश कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, इतने में स्पीड बढ़ सकती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, वो एंजाइम है। तो अगर किसी पदार्थ में इतने प्रकृति है तो वो एंजाइम, और ऐसों को कैटलिस्ट भी कहते हैं। कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का मतलब जो किसी क्रिया की दर को बढ़ा दें पर उस क्रिया में स्वयं खर्च ना हो, उन्हीं को कैटलिस्ट कहते हैं। समझ में आ गया, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। एंजाइम का मतलब समझ में आ गया, क्लियर। चलो अब एंजाइम का नाम, अब हमें देखना है एंजाइम का नोमेनक्लेचर। एंजाइम का नामकरण कैसे होता, किसी भी एंजाइम का नाम किस आधार पर रखा जाता। अपन एंजाइम के नाम पढ़ते हैं ना, तो उनका नाम किस आधार पर रखा जाता, तो नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नाम 3 आधार पर रखा जा सकता है, 3 आधार है ना। सर एफएसओ ग्रुप की चैट ऑन करा दीजिए, तो कहीं पूछ नहीं सकते। एफएसओ बच्चे डाउट किस में पूछेंगे, डेली एक टाइम रख दो ना, 1 घंटे, बस भूल मत जाना। दिक्कत क्या है, हम बोलते हैं कि इतने से इतने बजे चैट ओपन कर दिया करो, जिससे डाउट पूछना हो पूछ ले, पर दिक्कत क्या है, पर उसको बंद करना भूल जाते हैं, पर बच्चा कुछ भी पूछता रहता है। तो एक लिस्ट बना लो कि डेली 8 से 9 इतने, उस पर डेली टिक कर लिया करो कि ये ग्रुप ओपन है, ये ओपन है, ओपन है, फिर इतने बज गया, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है। ऐसा कर लो तो ठीक है, वैसे दिनेश सर कर नहीं पाते ऐसा, है ना। अब यहाँ देखिए, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी तो आता होगा अपने आप चैट ओपन हो इतने बजे क्लोज हो जाए, तो अपन थोड़ा सा अपने प्रयास कर सकते। वैसे तो सॉफ्टवेयर बन सकता है, कोडिंग तो हो सकती है, कोडिंग वाला सब कर सकता है। यह समझो नोमेनक्लेचर। पहला होगा एंजाइम, पदार्थ के आधार पर। एंजाइम का नामकरण का पहला आधार है कि एंजाइम किस पर काम कर रहा। जैसे तुमने एक एंजाइम सुना होगा, लाइपेज, सुना है, इसके नाम से तुम्हें क्या लग रहा है, ये किस पर काम कर रहा होगा, लिपिड पर। तो लिपिड पे काम कर रहा है इसलिए इसका नाम, ऐसे ही एमाइलेज, एमाइलोज स्टार्च पे काम कर रहा है इसलिए इसका नाम एमाइलेज। पेप्टाइडेज, ये किस पर काम कर रहा होगा, पेप्टाइड्स पर, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ रहा होगा। तो एंजाइम का नाम रखने का पहला आधार क्या हो सकता है, वो किस पर रिएक्शन करवा रहा या किस रिएक्शन को फास्ट करा रहा। तो पहला है किस पदार्थ पर वो, इंग्लिश में सबस्ट्रेट, हिंदी में पदार्थ, किस सबस्ट्रेट पर वो रिएक्शन कर रहा। अगर लिपिड पे कर रहा तो लाइपेज, स्टार्च पे कर रहा तो एमाइलेज, और पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ रहा है तो पेप्टाइडेज। क्या इस आधार पर किसी एंजाइम का नाम रखा जा सकता है, बिल्कुल इस आधार पर रख सकते हैं वो काम किस पर कर रहा है। दूसरा हो सकता है कि क्या एक्शन, क्रिया कौन सी कर रहा है। पहला है पदार्थ, दूसरा है क्रिया। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा डिहाइड्रोजिनेज, ऐसा शब्द सुना है, कोई एंजाइम सुना होगा डी हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोक्सीलेज, इस तरह के नाम सुने। तो हाइड्रोक्सी का मतलब OH दे रहा होगा और डिहाइड्रोक्सी का मतलब OH ले रहा होगा, ऐसे नाम सुने कि नहीं। तो कई बार एंजाइम का नाम इस बेस पर रखा जाता है कि उनका एक्शन क्या है। कई बार एंजाइम का नाम इस बेस पर रखा जाता है कि किस पदार्थ पर काम कर रहे हैं, कई बार इस बेस पर रखा जाता है उनका एक्शन। हाइड्रोक्सी मतलब OH दे रहे होंगे, ठीक है, और डिहाइड्रोक्सी मतलब OH ले रहे होंगे, तो इस बेस पर भी हो सकता है कि उनका एक्शन क्या है। तीसरा ट्राइवियल, ट्राइवियल का मतलब है ना तो पदार्थ से कोई लेना देना है ना एक्शन से कोई लेना देना है, बस हमारा मन हमने नाम रख दिया, जैसे कि ट्रिप्सिन, जैसे कि पेप्सिन, जैसे कि रेनिन।
अब बताओ इससे क्या पता चला? कुछ भी नहीं, जो मर्जी बनाया रख दिया। तो ऐसे एंजाइम जिनका नाम ना तो पदार्थ के आधार पर रखा है ना एक्शन के आधार पर रखा है, उन्हें उस नाम को क्या कहते हैं? ट्राइवियल नेम। जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन, इनसे ना तो पदार्थ, जबकि है प्रोटीन का पाचन, पर उसमें कहीं पता ही नहीं चल रहा कि प्रोटीन है कि क्या है। तो या तो सबस्ट्रेट के बेस पर एंजाइम का नाम होगा, जैसे लाइपेज, एमाइलेज, पेप्टाइडेज, या रिएक्शन के बेस पर होगा हाइड्रोक्सिनेज, हाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। हाइड्रो मतलब पानी और डिहाइड्रो मतलब पानी वापस ले रहा होगा। अगर किसी में H2O की रिएक्शन करवा रहा होगा तो हाइड्रोजिनेज, और अगर पानी वापस निकाल रहा होगा तो डिहाइड्रोजिनेज। और तीसरा क्या हो सकता है? ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब ना तो सबस्ट्रेट ना, बिना ऐसी नाम रख दिया गया। तो एंजाइम का नाम कितने आधार पर रखा जा सकता है? कौन कौन से? याद हो जाएगा। चलो, अब अपन को समझना है एंजाइम का मैकेनिज्म। अपन को समझना है कि एंजाइम काम कैसे करता है। हमें समझना है एंजाइम की क्रिया विधि। अभी तक जितना पढ़ा समझ में आ रहा है ना? चलो, अब अपन को पढ़ना है एंजाइम की क्रिया विधि, कैसे एंजाइम काम करता है। ध्यान से समझना है। ये मान लो एक एंजाइम है, ये ई लिख दिया, ई फॉर एंजाइम। और ये मान लो हमने एक सबस्ट्रेट बना दिया, इसको एस पदार्थ, जैसे बना दिए लिपिड है और ये लाइपेज है। लिपिड पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? तो ये मान लो लाइपेज एंजाइम, ये लिपिड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जहां पर सबस्ट्रेट जुड़ने वाला है उसे कहते हैं एक्टिव साइट, हिंदी में सक्रिय स्थान। तो सक्रिय स्थान का मतलब एंजाइम का वो पार्ट जहां सबस्ट्रेट आके अटैच्ड होता है, जुड़ता है। तो कोई भी पदार्थ एंजाइम में जहां आकर जुड़ता है, देखो लग ही रहा कि ये दोनों यहां जुड़ेंगे, तो उन जगह का क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। तो सबसे पहले एक एक्टिव साइट होती है एंजाइम में। इन एक्टिव साइट या सक्रिय स्थान में कौन जुड़ता है? सबस्ट्रेट, एस फॉर सबस्ट्रेट या पदार्थ। अब इस एक्टिव साइट में दो चीजें होती हैं, एक होती है बाइंडिंग साइट, हिंदी में बंध स्थल, और एक होती है कैटालिटिक साइट, उत्प्रेरक उत्प्रेरण स्थल। इस एक्टिव साइट में दो तरह की साइट, एक्टिव साइट के अंदर दो साइट होगी। एक होगी बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट का मतलब एक्टिव साइट की वो जगह जहां पर सबस्ट्रेट आके बॉन्ड बनाने वाला है, और ये बॉन्ड रिवर्सिबल बॉन्ड होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट वापस भी निकालना है। समझना ध्यान से। सबसे पहले ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट, ये जहां जुड़ेगा उस जगह को क्या बोला जाएगा? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अंदर दो साइट रहती है, एक रहता है बॉन्डिंग साइट, ठीक है। तो वो साइट जहां पर कोई सबस्ट्रेट आके बॉन्ड बनाएगा उस जगह को बाइंडिंग साइट या बंध स्थल, और एक होगा कैटालिटिक साइट, सक्रियण स्थल या उत्प्रेरण स्थल, जहां पर रिएक्शन चल रही है, ठीक है। जैसे लिपिड है, लाइपेज में कहीं जुड़ेगा, लाइपेज में जुड़ते ही लिपिड टूट जाता है। लाइपेज का काम क्या होता है? लिपिड के तोड़ने को फास्ट करना। एंजाइम कोई प्रोसेस कर नहीं सकता, जो प्रोसेस चल रही है उसको फास्ट कर सकता है। तो लिपिड को टूटना ही था, बस लाइपेज से जुड़ के जल्दी टूट गया। ये बात समझ में आ गया? तो जो टूट रहा है वो कहां टूटेगा? कैटालिटिक साइट। तो जो टूट रहा होगा, कुछ नहीं, ऊपर एक लड़का काम करता है, वो डेली ऐसे ही आता है, ठीक है। तो कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट समझ में आ गई? तो जहां लिपिड टूट रहा होगा उस साइट को क्या बोलेंगे? कैटालिटिक, क्योंकि वहां पर ही कैटालिसिस चल रहा है। तो एंजाइम में होती है एक एक्टिव साइट, जिसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जहां बंध रहा है वो बाइंडिंग बंध, और जहां प्रोसेस चल रही है वो कैटालिटिक। ये बात समझ में आ गई?
तो एंजाइम में जहां सबस्ट्रेट जुड़ेगा उसे क्या कहते हैं? इसको कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? कौन कौन? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये जो बॉन्ड बनेगा बाइंडिंग में, ये कैसा बॉन्ड बनने वाला है? रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय, वापस बॉन्ड टूटेगा भी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब यहां ध्यान से समझते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम है ना, और इसमें सबस्ट्रेट आकर जुड़ गया। तो एंजाइम में क्या होता है? सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है। कहां जुड़ता है? एक्टिव साइट पर। बॉन्ड कहां बनता है? बाइंडिंग साइट पर। और रिएक्शन कहां हो रही है? कैटालिस्ट। तीनों समझ में आ गई? अब ये जुड़ गया। जैसे ये जुड़ जाएगा तो अब इसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, हिंदी में एंजाइम। ठीक है, किताबों में तो ऐसा ही मिलेगा, पर तुम इसको पदार्थ भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स। अब इनको मिलाकर एक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दो नहीं है, अब एक हो गए, इसलिए इनको क्या बोलने लगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में दोनों आ गए। जैसे मैंने बोला एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो इसमें दो। तो अभी तक दो अलग अलग है, एंजाइम अलग है, सबस्ट्रेट अलग है। जैसे जुड़ गए, बॉन्ड बन गया, तो एक हो जाएंगे और इनको मिलाकर क्या बोलने लगेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? जुड़ते ही क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये दूसरा स्टेप होगा। अब तीसरा क्या होगा? अब प्रोसेस फास्ट होगी। प्रोसेस फास्ट होने को क्या बोलते हैं? कैटालिसिस या उत्प्रेरण। अब क्या हो रहा है? कैटालिसिस। लिपिड जुड़ा है, लिपिड टूटना है, लिपिड टूटना तेज हो रहा होगा क्योंकि एंजाइम है। अगर एंजाइम नहीं होता तो लिपिड धीरे धीरे टूटता। एंजाइम से जुड़ने के बाद ये तेजी से टूटेगा। तो तेजी से टूट रिएक्शन होने को क्या बोलते हैं? कैटालिसिस हो रही है। तो पहली स्टेप एंजाइम सबस्ट्रेट का जुड़ना, दूसरा स्टेप एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनना, तीसरा स्टेप सबस्ट्रेट का एंजाइम में कैटालिसिस, कैटालाइज होना तेजी से। जो भी हो रहा, टूट रहा, जुड़ रहा, जो भी हो रहा वो तेज होगा। इसके बाद कैटालिसिस होने के बाद एंजाइम अलग हो जाएगा, सबस्ट्रेट नहीं रहेगा। सबस्ट्रेट की जगह क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। जैसे मान लो ये ग्लाइकोजन हुआ, ग्लाइकोजन जैसे किसी एंजाइम से जुड़ेगा, है ना, टूटने के बाद, तो एंजाइम वापस अलग हो जाएगा, ये ग्लूकोज बचेगा। तो जो सबस्ट्रेट था लास्ट में किस में बदल गया? प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ गई? मान लो ग्लाइकोजन को तोड़ना है, तो ग्लाइकोजन को किसी एंजाइम से जोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? ग्लाइकोजन और उसका एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स। अब दोनों में रिएक्शन हो गई, कैटालिसिस। इसके बाद ये ग्लाइकोजन टूट जाएगा। तो जैसे ये टूटेगा तो ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। अब सबस्ट्रेट थोड़ी है, क्योंकि सबस्ट्रेट तो ग्लाइकोजन था, बन क्या गया? टूट के ग्लूकोज। तो क्या बचा? प्रोडक्ट। एंजाइम फिर से बच गया और इस एंजाइम को क्या कर लेंगे? रीयूज। बताया था एंजाइम हर कैटालिसिस के बाद रीयूज, मतलब अब फिर से एंजाइम फ्री हो गया, अब दोबारा किसी और ग्लाइकोजन को जोड़ लेगा, दोबारा फिर से कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर से कैटालिसिस होगा, एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा, प्रोडक्ट तुम्हें फिर मिलेगा। बात समझ में आ रही क्या चल रहा है? क्लियर? समझ में आ गया? ऐसे करके एंजाइम काम करता है। एंजाइम एक्टिव साइट पे जोड़ेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कैटालिसिस होगी, एंजाइम फ्री हो जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। जैसे ऐसे समझ लो, जो तुम्हारा मिक्सर ग्राइंडर है, जो मिक्सिंग की मशीन है, वो मान लो एंजाइम, उसमें जो फ्रूट्स डाल रहे हो वो सब है सबस्ट्रेट, दोनों में डाल दिया, अब कॉम्प्लेक्स बन गया, तो हमने मिक्सर ग्राइंडर घुमा दिया, जो सबस्ट्रेट था वो तो जूस बन गया, प्रोडक्ट निकाल दिया, तुम्हारा एंजाइम जो का त्यों, अब दूसरा फ्रूट पे डाल दो। क्या फ्रूट जूस निकालते समय एंजाइम पर कोई असर पड़ रहा है? मशीन पर कोई असर नहीं, तो मशीन को मान लो एंजाइम, और जो उस पर डाल रहे हो वो सब सबस्ट्रेट, और जो जूस निकलता जा रहा है वो क्या है? प्रोडक्ट, और जो प्रोसेस हो रही है वो कैटालिसिस। क्या बिना उसके जूस नहीं बन रहा था? बिल्कुल बन रहा था। तुम जो फ्रूट्स को दबाते भी, या पुरानी मशीन होती थी ना, बिल्कुल ऐसे कुचल रहे थे, उससे भी जूस बनता, पर एंजाइम की वजह से वो प्रोसेस फास्ट हो गई है। ये समझ में आ गया? ये एंजाइम का, ये बात समझ में आ गई।
अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के दो मॉडल बहुत पॉपुलर है। अब अलग अलग दो मॉडल चलते, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? तो ये हमने पढ़ लिया एंजाइम के फंक्शनिंग या एंजाइम की मैकेनिज्म। अच्छा, नोट डाउन करना है क्या? करते चलो। अच्छा, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करना है कि नहीं करना? सुनना है? चलो ठीक है, लो कर लो, जल्दी जल्दी लिख लो, है ना। एंजाइम खत्म हो जाएगा, छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लासिफिकेशन और पढ़ना है। अब तो छोटे छोटे एंजाइम, विटामिन, ये सब छोटे छोटे से टॉपिक है, सरल सरल से टॉपिक है, नन्हे मुन्ने से, है ना। तो ने बड़े बड़े सूरमा पढ़ ही लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तब तो ये छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। दो चार कलर के पेन लाया करो, जिससे पता चल जाए ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। बना लिया? ठीक है। दो साइट होंगी, एक्टिव साइट में बाइंडिंग, जहां बॉन्ड बनेगा, और जब प्रोसेस चल रही है उसे बोलते हैं कैटालिटिक साइट। इसके बाद कॉम्प्लेक्स बना देना, कैटालिसिस कर देना, एंजाइम अलग हो जाएगा, और जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा, एंजाइम फिर से रीयूज हो जाएगा। समझ में आ गया? अब अपन को समझना है कि जो ES कॉम्प्लेक्स है, ES क्या होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके दो मॉडल हैं। एक मॉडल का नाम है लॉक एंड की मॉडल, फिशर ने दी थी, और एक मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, उत्प्रेरित फिट मॉडल। तो दो मॉडल चलते, एक ताला चाबी मॉडल चलता है, और एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल चलता है। दो तरह के मॉडल, बहुत जल्दी आ गए। क्या है? आज टेस्ट था, कल था, इतना खौफ कि एक दिन आगे तक भी लेट आ रहे। तो दो मॉडल अपन को समझना, एक लॉक एंड की और एक इंड्यूस फिट, ठीक है। यहां समझते हैं, इसमें आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं ना, दो मॉडल समझने हैं, डायग्राम से समझ में आएगा। ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये एंजाइम है एक ताले की तरह, इस पे सबस्ट्रेट जुड़ रहा है चाबी की तरह। तो ये लॉक है, एंजाइम क्या है? एक लॉक है, ताला है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जब भी जुड़ते हैं तो ताला चाबी की तरह, लॉक एंड की तरह अटैच्ड होते हैं ना, जुड़ते हैं। इसमें जो एंजाइम होगा ना, ये लॉक की तरह होगा, और जो सबस्ट्रेट होगा वो की तरह, ठीक है। अब जैसे एक ताले की एक ही चाबी होती है, इसका मतलब एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ये हर सबस्ट्रेट को नहीं जोड़ सकता। जैसे हर ताला, कोई भी ताला हर चाबी से नहीं खुल सकता, ऐसी जो एंजाइम की एक्टिव साइट है फिक्स है। अब इसमें जो सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा बस उसी के साथ कैटालिसिस हो पाएगी, हर सबस्ट्रेट इसके साथ नहीं काम करेगा। जैसे लाइपेज एंजाइम है, तो लाइपेज का जो एक्टिव साइट होगा वो केवल लिपिड के लिए बना होगा, वो प्रोटीन नहीं तोड़ सकता, वो ग्लूकोज नहीं तोड़ सकता। ये बात समझ में आ गया? जैसे ये बात समझ में आ गया, तो हर ताला या कोई भी ताला हर चाबी से नहीं खुल सकता, ऐसी एंजाइम का जो एक्टिव साइड है उसमें हर सबस्ट्रेट फिट नहीं हो सकता। जैसे ताले में हर चाबी फिट नहीं हो सकती, ऐसे एंजाइम के एक्टिव साइड में हर सबस्ट्रेट फिक्स नहीं हो सकता। तो ये एक्टिव साइड बिल्कुल फिक्स है। अब यहां जो बना होगा वही, ये बात समझ में आ गया? तो ऐसा कभी हुआ क्या कि ताला का जो पोर है वो चाबी के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, छोटी चाबी लाओ तो भी खुल जाए, बड़ी चाबी नहीं, वो चाबी, वो ताला का तो जो होगा वो लॉक फिक्स होगा। इस मॉडल को क्या बोलते हैं? लॉक एंड की मॉडल। ये क्या कहता है? हर एंजाइम का एक्टिव साइड फिक्स है, और जो किसी न किसी सबस्ट्रेट के लिए ही बना है, जब वो सबस्ट्रेट आएगा तो ही जुड़ पाएगा, उस सबस्ट्रेट के अलावा कोई और आया तो कभी भी एंजाइम से नहीं जुड़ सकता। जैसे ताले में जब उसकी चाबी आएगी
तभी वो ताला खुलेगा, जब तक चाहे जितनी चाबी लगा लो ताला नहीं खुल सकता। इसी मॉडल को बोलते हैं लॉक एंड की, ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी क्या कहता है? एक्टिव साइड फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। इससे उल्टी बात करता है, ये समझ में आ गया पूरा? इससे जस्ट उल्टी बात करता है इंड्यूस्ड फिट। इंड्यूस्ड फिट, इंड्यूस्ड फिट क्या कहता है कि जब भी एंजाइम में, ये देखो ध्यान से, एंजाइम में एक्टिव साइट अगर ध्यान से देखो तो ऐसा है, तो ये वाला सबस्ट्रेट तो इसमें फिट हो जाएगा, पर ये वाला सबस्ट्रेट यहां फिट दिख रहा होगा ना तुम्हें, जैसे ये वाली जो एक्टिव साइट है इसमें ये फिट कैसे हो पाएगा? ये तो भैया रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, और ये तो भैया दूसरा खांचा है। तो ये इनने कहा कि ये जो एक्टिव साइट है ये एडजस्ट होती है, इंड्यूस होती है फिट कराने के लिए। इंड्यूस फिट वाले कहते हैं जो एक्टिव साइट है ये अपने सबस्ट्रेट की पहचान कर लेते हैं कि ये मेरा सबस्ट्रेट है, और उसके अनुसार अपना एक्टिव साइट चेंज कर देते हैं। तो जो एक्टिव साइट ऐसा था ये ऐसा बन जाएगा, जिससे ये इसमें फिट हो सके और कैटालिसिस हो सके। दोनों मॉडल में अंतर समझ में आया? पहला मॉडल कहता है एक्टिव साइट कभी नहीं बदलेगी, फिक्स है, उसमें जो फिट होगा बस वही सबस्ट्रेट काम करेगा। इंड्यूस फिट क्या कहता है? नहीं नहीं, उत्प्रेरक वाला नहीं, एक्टिव साइट नॉर्मल रहता है, जैसे ही उसका सबस्ट्रेट आता है, मान लो लाइपेज एंजाइम है और उसका कैसा भी एक्टिव साइट है, पर जैसे ही वो लिपिड को देखेगा अपना एक्टिव साइट एडजस्ट करेगा। बात समझ में आ गई? मतलब ताला चाबी के हिसाब से एडजस्ट करेगा। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? इंड्यूस फिट। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के दो मॉडल बहुत फेमस है, पहला लॉक एंड की और दूसरा इंड्यूस फिट। दोनों समझ में आ जाएंगे? तो ये हो गया अपना सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मॉडल पूरा। अब अपन को पढ़ना है एंजाइम का क्लासिफिकेशन। हेडिंग डाल दो एंजाइम का वर्गीकरण। हेडिंग डाल दो एंजाइम का वर्गीकरण, एंजाइम का क्लासिफिकेशन। अभी तक जितनी बातें पढ़ी हैं वो सब कर पाओगे? समझ में आ रहा? चलो ठीक है। अब अपन को क्लासिफिकेशन, तो एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUB, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इन्होंने एंजाइम को बांटा है, इन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि इन्होंने जैसे बांटा है कि दुनिया भर की हर किताब वैसी दे रहे। पहला कैटेगरी है ऑक्सी रिडक्टेज। ऑक्सी रिडक्टेज मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो ये वो सारे एंजाइम जो या तो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है या रिडक्शन में, या तो ऑक्सीकरण करा रहे हैं या अपचयन करा रहे हैं, उन सारे एंजाइम को किस ग्रुप में डाल देंगे? ऑक्सी रिडक्टेज। सर इंड्यूस फिट एक बार और बता दीजिए, इंड्यूस फिट कैसे बताएं? एक्सपेरिमेंट से दो, ऐसे समझा दे रहे ना, ऐसे समझो। मान लो मैंने एंजाइम बना दिया, एक एंजाइम बना दिया, ठीक है। अब इसका जो सबस्ट्रेट है ये सबस्ट्रेट क्या लग रहा है? फिट होगा? नहीं। देखो ये वाला तो जो है ये तो फिट हो सकता है, पर ये वाला इसमें फिट नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या होगा? एंजाइम अपने एक्टिव साइट को बदलेगी, समझना, इसको तो फिट करा ही लेगी और इसको ऐसा बना देगी, जिससे ये जो इसका सबस्ट्रेट है ये इसमें फिट हो जाए और ये वाला तो फिट था ही। तो जो एंजाइम था वो यहां से ऐसे बन जाए। अगर एंजाइम का एक्टिव साइट बदल रहा है तो इंड्यूस फिट थ्योरी है, और एंजाइम का एक्टिव साइट नहीं बदल रहा है तो लॉक एंड की थ्योरी है। कुछ लोगों का मानना है नहीं बदलता, कुछ लोगों का मानना है बदलता है, ठीक है। तो जो लॉक एंड की वाले होंगे वो कहेंगे ये सबस्ट्रेट कभी इसमें जुड़ ही नहीं सकता, पर इंड्यूस फिट वाले जुड़ सकता। समझ में आ गया आई थिंक? चलो चलो यहां समझते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आता है? देखो अगर किसी से ऑक्सीजन जुड़ जाता है
तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अगर किसी से ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होगा? रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है। ये बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो किसी से हाइड्रोजन का निकल जाना, आ रहा समझ में कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो ये मत समझना कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ही हो। 10 तरह का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है। ये तो मैं 2-3 और भी बहुत हो सकते, कुछ भी हो इनमें, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन। अगर कोई एंजाइम या तो ऑक्सीकरण करवा रहा है या रिडक्शन अपचयन करवा रहा है, तो उन सारे एंजाइम्स को क्या बोला जाएगा? ऑक्सी रिडक्टेज। कोई भी दुनिया का एंजाइम हो, तो दुनिया का कोई भी एंजाइम हो, वो किस ग्रुप में डाला जाएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज बता दोगे? जो ऑक्सीकरण या रिडक्शन में भाग लेंगे उन समस्त एंजाइम को ऑक्सीडो रिडक्टेज कहा जाएगा। ये पहला ग्रुप है। चलो, इसके बाद दूसरा है ट्रांसफरेज। अगला है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब है जो हाइड्रोजन को छोड़कर किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर कर सकते। ग्रुप बहुत सारे पढ़े, एल्डिहाइड ग्रुप सुना है, कीटोन सुना है, हाइड्रोक्सिल सुना है, कार्बोक्सिल सुना है। CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। CO को क्या बोलते हैं? OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल। तो हाइड्रोजन को छोड़कर किसी भी दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर करने वाले एंजाइम ट्रांसफरेज। नाम ही ट्रांसफरेज क्यों रखा? क्योंकि ये ग्रुप को ट्रांसफर करते। केवल किसको छोड़कर? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना अलग है। हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना तो कुछ और है। हाइड्रोजन अगर ले गए तो रिडक्शन है, हाइड्रोजन दूर ले गए तो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीडो रिडक्टेज होगा। इसके अलावा कुछ भी ट्रांसफर कर लो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफर करने वाले एंजाइम्स क्या कहलाएंगे? ट्रांसफरेज। ये क्लासिफिकेशन किस संस्था ने किया है? इन्होंने एंजाइम को क्लासिफाई किया। पहला ग्रुप क्या कहलाएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो या तो ऑक्सीकरण करें या रिडक्शन अपचयन करें। दूसरा कौन सा होगा? ट्रांसफर। हाइड्रोजन के अलावा किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले क्या कहलाएंगे? ट्रांसफरेज। ठीक है, चलो सब हम कमेंट्स नीचे करते जाना है ना। तीसरा हाइड्रोलेज, तो जल अपघटन करने वाले। हाइड्रोलेज का मतलब होता है जल अपघटन। तो जो जल अपघटन आपने सुना होगा ना, हाइड्रोलिसिस। जैसे मान लो कोई ग्रुप है जैसे ROH, तो पानी की मदद से इसको निकाल लिया तो क्या कर दिया? अपघटन। ये मान लो RCOH, ट्रांसफर नहीं कर रहे, इस बॉन्ड को ही तोड़ रहे। अगर मैं इस ग्रुप को लेकर कहीं और जोड़ दूं तो वो ट्रांसफर होगा, पर मैं केवल इसी बॉन्ड को तोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा? तोड़ना। पर अगर पानी की मदद से तोड़ूंगा तो हाइड्रोलेज, किसी और की मदद से तोड़ूंगा तो लाइज। अगर मैं जल की मदद से तोड़ूंगा तो क्या कहलाएगा? हाइड्रोलेज। और जल के अलावा वैसे ही तोड़ दूंगा तो लाइज। दोनों में अंतर समझ में आया? तोड़ते दोनों है, हाइड्रोलेज भी तोड़ता है और लाइज भी तोड़ता है। हाइड्रो किसकी मदद से तोड़ता है? वाटर की। और लाइज पानी के अलावा दूसरे की मदद से। तो पहला ग्रुप कौन सा था? ऑक्सीडो रिडक्टेज, या तो ऑक्सीकरण या रिडक्शन। दूसरा कौन सा है? ट्रांसफरेज, केवल किसका ट्रांसफर नहीं करते? हाइड्रोजन का। तीसरा ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोलेज, मतलब क्या है? जल की मदद से तोड़ने वाले। चौथा कौन सा होगा? लाइज, जल के अलावा कैसे भी तोड़ने वाले। तो पानी के बिना अगर तोड़ दिया किसी भी अदर मेथड से तो वो कौन से एंजाइम हो जाएंगे? चाहे कोई भी एंजाइम हो, लाइज ही कहलाएगा। बात समझ में आ गया? पांचवा आइसोमरेज। आइसोमरेज कहीं सुना है तुमने? जैसे मान लो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसको मैं बदल दूं ग्लूकोज
3 फॉस्फेट, ठीक है, या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो केवल लोकेशन ही तो बदल दिया। अगर राइट साइड होगा तो क्या हो गया, डी, और डी मतलब ग्लूकोज, लेफ्ट साइड होती क्या हो गया, फ्रक्टोज। तो अगर मैं किसी ग्रुप को राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड पे लाऊं, तो ट्रांसफर का मतलब क्या, इससे निकालकर कहीं और ले जाऊं, तो वो तो ट्रांसफरेज। इसी से निकालकर यहीं कहीं और जोड़ दूं, यहां था यहां जोड़ दिया, यहां था यहां जोड़ दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसी सबस्ट्रेट का कोई ग्रुप उसी सबस्ट्रेट में कहीं और ट्रांसफर कर देना। तो ट्रांसफरेज और आइसोमरेज में अंतर समझ में आ गया। किसी पदार्थ का कोई ग्रुप किसी दूसरे पदार्थ में जोड़ देना ट्रांसफरेज है, किसी पदार्थ का कोई ग्रुप उसी पदार्थ में कहीं और जोड़ देना आइसोमरेज। जैसे राइट साइड में अगर अल्कोहल था तो वो ग्लूकोज था, हमने उठा के लेफ्ट साइड डाल दिया तो वो क्या बन गया, फ्रक्टोज। तो जब भी ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाएंगे तो क्या यूज होगा, आइसोमरेज। बात समझ में आ गया। हमने तोड़ के कहीं और नहीं ले गए। तो अगर केवल तोड़ते तो या तो हाइड्रोलेज होता या लाएज होता। केवल तोड़ते, पानी की मदद से तोड़ते तो हाइड्रोलेज, बिना पानी की मदद से तोड़ते तो लाएज, तोड़ के ट्रांसफर कर देते तो ट्रांसफरेज, तोड़ के कहीं और शिफ्ट कर दें तो आइसोमर। तो तोड़ना अलग है, ट्रांसफर करना अलग है, आइसोमर बनाना अलग है। सब मतलब समझ में आ गए। और अगला है जोड़ने वाला, लाइगेज। सिंथेज मतलब जोड़ना, बनाना। तो जब भी किसी में ग्रुप जोड़ा जाए तो उसे क्या बोलेंगे, लाइगेज। लाइगेज का मतलब गांठ लगाना भी होता। तो जो लाइगेशन मतलब होता है गांठ लगाना। तो एक रस्सी है, उसमें गांठ लगा के एक और रस्सी जोड़ दी तो अपन क्या कहते हैं, लाइगेट कर दिया, बांध दिया। तो जब किसी में कोई ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो उसे लाइगेज या सिंथेटेज बोला जाता है। ये नाम बहुत कॉमन नहीं है। कॉमन नाम कौन सा है, लाइगेज। ठीक है, लाइगेज। तो ये एंजाइम बता दोगे, लाइगेज दो को जोड़ता है। ये हो गए पूरे। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 6 तरह के एंजाइम्स बताए हैं। कौन कौन से एंजाइम था, पहला कौन सा था, ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा एंजाइम कौन सा था, किसको ट्रांसफर नहीं करता। बहुत बढ़िया, तुम लोग बचपन से इतने इंटेलिजेंट थे क्या। तीसरा कौन सा था, इसका मतलब वाटर की हेल्प से अगर ब्रेक डाउन कर रहे हो, अगर जल की सहायता से तोड़ रहे हो तो हाइड्रोलेज, किसी और की मदद से तोड़ रहे हो तो लाइज। अगला ग्रुप आइसोमरेज का मतलब उसी पदार्थ का ग्रुप कहीं और लगा देना। और छठवां कौन सा है, तो IUB के अनुसार एंजाइम को कितने ग्रुप में बांटा गया है, 6। ये याद कर लोगे, बता दोगे, बहुत बढ़िया। अब एंजाइम को और भी बांट सकते हो, अदर क्लास फालतू का। केवल प्रोटीन है तो सिंपल एंजाइम, प्रोटीन के साथ दूसरे ग्रुप भी है तो कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है, ऐसे लिख लो कहीं, ये ऐसी देसी क्लासिफिकेशन है ना। अरे मतलब किसी संस्था ने नहीं बनाया। अगर केवल प्रोटीन है तो सिंपल एंजाइम, प्रोटीन के साथ साथ कुछ और भी है। तो एंजाइम बिना प्रोटीन के तो बन ही नहीं सकता, या तो केवल प्रोटीन होगा या प्रोटीन के साथ कुछ और भी होगा। ये बात समझ में आ गई। तो सिंपल एंजाइम और कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ये हो गए एंजाइम के दूसरे। ये मुश्किलें आए पर लिख लो, रिस्क क्यों लेना। अपन को इसी साल सिलेक्शन लेना है, बस तुम लोग पार्ट A खराब करके मत आना। बाकी पार्ट B तो तुम पढ़ ही रहे हो। पता चला पार्ट A में ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। सर इन दोनों में कौन सा मॉडल यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है एग्जाम के अकॉर्डिंग, कोई नहीं है। ना तो लॉक इन की और ना इंड्यूस फिट, अपनी अपनी थ्योरी है। इंड्यूस फिट को ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है कुछ टर्म, समझो। क्या होता है कि एंजाइम अकेला काम नहीं करता। एंजाइम का काम क्या है, रिएक्शन को शुरू करना, एंजाइम की रेट को बढ़ा देना, है ना, यही काम, कैटालिसिस करना। एंजाइम अकेले काम नहीं करता, एंजाइम को बहुत सारे दोस्त और भी चाहिए होते हैं। तो जब एंजाइम और एंजाइम के साथी दोनों आ जाते हैं तो उन्हें मिलाकर बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब एंजाइम और एंजाइम के एसोसिएट्स। एंजाइम एंजाइम के सहयोगियों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इसमें केवल एंजाइम वाले पार्ट को एपो एंजाइम बोलते हैं। जैसे मान लो एक लाइपेज एंजाइम है, लिखो मत, सुन लो सुन लो, तुम लोग बिल्कुल वैसे ही बैठते, जैसे वो होता है ना, एक लैंग्वेज होती है ना लिखने वाली, क्या बोलते हैं उसको, स्टेनो। हाँ, स्टेनो देखा ना,
स्टेनो। तो जैसे ही कोई स्पीच देता है तुरंत स्टेनो लग जाते हैं कि नहीं? ऐसे में समझाता हूं, ये तो ग्रुप में डल जाती है पीडीएफ की नहीं, केवल कॉन्सेप्ट सुन लो, कॉन्सेप्ट यहां ध्यान से सुनो। क्या होता है, अकेले एंजाइम को एपो एंजाइम बोलते हैं। जैसे मान लो लाइपेज एंजाइम है, तो लाइपेज एंजाइम अकेला एपो कहलाएगा। पर हो सकता है लाइपेज को दो चीजें और चाहिए, मतलब और भी चीजें चाहिए, तो जितनी चीजें चाहिए उन्हें कोफैक्टर बोलते हैं। इस एंजाइम को जो भी चाहिए उसे क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। इस कोफैक्टर और एंजाइम को मिलाकर क्या बोलते हैं? अकेले एंजाइम को क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। बात समझ में आ रहा है? जो एंजाइम काम करता है उसे बोलते हैं एपो, और उसके साथ जो भी होता है उसे बोलते हैं कोफैक्टर। एपो प्लस कोफैक्टर को मिलाकर क्या बोलते हैं? तो होलो का मतलब एंजाइम प्लस उसके साथी, जिसमें अकेले एंजाइम को कौन सा शब्द दिया गया है? एपो। अब कोफैक्टर दो तरह के, एक को बोलते हैं एक्टिवेटर और एक को बोलते हैं को एंजाइम। ध्यान से समझना, जो सबस्ट्रेट को एंजाइम से जोड़ दे, उस पार्ट को, उस कोफैक्टर को क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मतलब एंजाइम का वो साथी जो सबस्ट्रेट को कहां तक ले जाए। ठीक है, जैसे लिपिड भटक रहा तो ये पहुंचे, भाई सब कहां, किसके घर जाना है, दिखाओ। अच्छा तुम्हें लाइपेज के घर जाना, चलो चलो, है ना, और बिल्कुल ले आए। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेटर। और जो कैटालिसिस करवाने में मदद करे, जो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच कैटालिसिस करवाने में मदद करे, उसे क्या कहते हैं? दोनों का अलग अलग रोल है। सबस्ट्रेट को एंजाइम तक कौन लाता है? एक्टिवेटर। सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच रिएक्शन में मदद कौन करता है? को एंजाइम और एक्टिवेटर दोनों ही क्या होते हैं? कोफैक्टर। तो जब भी कोई कोफैक्टर बोले तो मतलब दोनों की बात हो रही, एक्टिवेटर की भी और को एंजाइम। एक्टिवेटर का काम क्या है? सबस्ट्रेट को एंजाइम तक या एक्टिव साइट तक ले जाना। तो सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट तक ले जाना एक्टिवेटर का काम है। और जब एक्टिव साइट में, बाइंडिंग साइट में जुड़ जाए तो कैटालिटिक साइट में रिएक्शन करवाने में मदद करना किसका काम है? तो अपन यहां कौन कौन से शब्द सीख ले? एक तो होलो एंजाइम सीखा। होलो एंजाइम का मतलब क्या है? एंजाइम प्लस कोफैक्टर। अकेले एंजाइम को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? अब कोफैक्टर कितने तरह के होते हैं? कौन कौन? एक्टिवेटर और को एंजाइम। एक्टिवेटर का काम सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट तक लाना, और को एंजाइम का काम कैटालिसिस को कराने में हेल्प कराना, है ना। को एंजाइम तो बता ही दोगे, जो मदद करता है। ठीक है, आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम ये समझ में आ गया? होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, एक्टिवेटर, को एंजाइम, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक शब्द है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम मतलब एंजाइम तो वही है पर अलग अलग रूपों में मिलता है। जब एक ही एंजाइम मल्टीपल फॉर्म में मिलता है तो उन सारे रूपों को आपस में क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, या शॉर्ट में आइसोजाइम। EN हट गया तो आइसोजाइम, एक ही बात है। जैसे LDH5, LDH2, LDH3, LDH5 है एंजाइम वही। लैक्टेट डी हाइड्रोजनेज 5, लैक्टेट डी हाइड्रोजनेज 2, तुम्हें रटना नहीं है। LDH याद हो जाएगा ना, नहीं भी याद हो तो 1 2 3 तो याद हो जाएगा, है वो सब। ये देखो, ये भी LDH है, ये भी LDH है, ये भी LDH, पर कोई LDH1 है, कोई थोड़ा थोड़ा अंतर है। एंजाइम एक ही है, अलग अलग रूपों में मिल रहा है। तो जब एक ही एंजाइम अलग अलग रूपों में मिलना शुरू हो जाए तो उन सारे रूपों को आपस में क्या कहते हैं? इसका मतलब LDH1 LDH2 का आइसो एंजाइम होगा, LDH2 LDH3 का आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम बता दोगे? क्लियर? अगला शब्द है प्रो एंजाइम, या इसी को बोलते हैं जाइमोजेंस। ध्यान से समझो, कोई भी एंजाइम बचपन से ही एक्टिव नहीं होता। जैसे कोई भी स्टूडेंट बचपन से इंटेलिजेंट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता था 12th तक, जबकि मेरे 90% है हमेशा। तो जब मैंने 12th किया तो मैं तो इसी घमंड में नीट करने गया कि मैं टॉपर। क्या ये नीट जैसे छोटे मोटे एग्जाम है? कोई मतलब ही नहीं। फिर मैंने क्लास ज्वाइन की, क्लास दिनेश शुक्ला सर से पढ़ा मैं ग्वालियर में केमिस्ट्री। वहां चल रहा था सॉल्यूशन टॉपिक, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सुना होगा, मोलर था नॉर्मल था। मैं ये थे 12th में,
मैं थोड़ी देर तो डाउट में रहा कि मेरे 75 में 73 आए कैसे। जब सर कह रहे हैं कि ये 12th का है, मैं यही तो मैं पास करके आ रहा हूं 1 महीने पहले, तो मुझे पता क्यों नहीं। तो समझ में आ गया कि हमने जो 10th और 12th की थी वो शुद्ध रट कर की थी। मतलब मैं अपना बता रहा हूं, आपका नहीं पता। हमारे यहाँ यज्ञोत्सव शिवलाल चलती थी, हम ट्यूशन इसीलिए लगाते थे, टीचर 25 में 25 नंबर देते, हम स्कूल के टीचर से ही ट्यूशन लगाते थे कि अगर उसको पता चल गया कि ये इस थाली में खा रहा है, उसी में छेद कर रहा है, मतलब कहीं और ट्यूशन जा रहा है, तो वो नंबर कम देता था, है ना। तो हम लोग जो उसे हर महीने पैसे चढ़ाते थे, वो पढ़ने के नहीं चढ़ाते थे, वो नंबर के। मेरे साथ तो यही था, प्रैक्टिकल में 25 से 25 आने चाहिए, ऐसी था। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि जो 12th में 97 98 का रोल है उसका, कि अब तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म, अब तो ऑनलाइन, जैसे PW ही मान लो, ऑनलाइन में सारे टीचर बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। अब बहुत सारे टीचर जो 9, 10, 11, 12 में समझा रहे हैं। जैसे एक सर है साइंस पढ़ाते बहुत अच्छे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, अभी वो प्रेमानंद बाबा जी के यहाँ भी गए थे, आसू सर, आसू घई सर, नाम सुना होगा, फिजिक्स के बहुत बड़े टीचर हैं। अब वो क्या हर चीज कितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। अब ऐसा मास्टर अपन को तो मिला नहीं, तो अपन, लेकिन आजकल की जो जनरेशन वो बहुत शानदार साइंस पढ़ रही हो, ये पक्का मान लो। ठीक है, उस तरह के। अब ऐसा मतलब, तो जैसे बचपन से ही अपन नहीं पढ़े थे, ऐसे बचपन से ही हर एंजाइम काम का नहीं होता। हर एंजाइम पैदा होते ही इनएक्टिव स्टेज में होता है, निष्क्रिय अवस्था में। और उस एंजाइम की निष्क्रिय अवस्था जो किसी काम का नहीं है, उसको बोलते हैं प्रो एंजाइम या जाइमोजेंस। बात समझ में आ गया। तो इनएक्टिव फॉर्म या इनएक्टिव स्टेट ऑफ एंजाइम इज प्रो एंजाइम। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आपने सुना होगा पेप्सिनोजन। पेप्सिन तो बाद में बनता है, ध्यान रखना। हमारे स्टमक में क्या मिलता है? पेप्सिनोजन। जैसे ही पेप्सिनोजन को HCl या गैस्ट्रिक जूस मिलता है, तुरंत पेप्सिनोजन से क्या बन जाता है? पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन कैसी स्टेज है? इनएक्टिव, निष्क्रिय अवस्था। और जबकि पेप्सिन कैसी स्टेज है? सक्रिय अवस्था। तो पेप्सिनोजन क्या हो जाएगा? प्रो एंजाइम। और पेप्सिन क्या हो जाएगा? एंजाइम। तो एक्टिव को एंजाइम बोलते हैं और इनएक्टिव वाले को प्रो एंजाइम। ये बात समझ में आ गया। जैसे जब भी ब्लड क्लॉट होता है तो थ्रोम्बिन कभी नहीं आता, प्रोथ्रोम्बिन आता है, फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन। ये बात समझ में आ गया। फाइब्रिन कभी नहीं आता, फाइब्रिनोजन आता है, बाद में कन्वर्ट किस में होता है? तो आता हमेशा प्रो एंजाइम। समझ में आ गया। इनएक्टिव है, आके किस में बदल जाता है? एक्टिव में। तो इनएक्टिव एंजाइम को क्या बोलते हैं? प्रो एंजाइम। समझ में आया। आइसो एंजाइम समझ में आया। को एंजाइम, ये वाला पूरा चार्ट समझ में आ गया? कौन सा वाला? ये वाला देखो, ये है एंजाइम। एंजाइम को क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। एंजाइम अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसको चाहिए बहुत सारे साथी। उन सारे साथियों को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। और जो जनरली काय के बने होते हैं? नॉन प्रोटीन। जबकि एंजाइम काय का बना होता है? प्रोटीन। अब कोफैक्टर में एक साथी एक्टिवेटर है, ये एंजाइम के पास सबस्ट्रेट को लाता है। जैसे लाइपेज कब काम करेगा? जब इसके पास लिपिड आएगा। तो लाइपेज एपो एंजाइम है, इसके पास लिपिड लाने वाला कौन कहलाएगा? एक्टिवेटर, इसके पास लाने वाला। और इनकी रिएक्शन करवाने वाला क्या कहलाएगा? को एंजाइम। ये बात समझ में आ गया। को एंजाइम समझ में आ गया। इसके बाद आइसो एंजाइम समझ में आ गया। प्रो एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम को क्या बोलते हैं? प्रो एंजाइम। जैसे पेप्सिनोजन, थ्रोम्बो, प्रोथ्रोम्बिन, बहुत सारे। अब पढ़ना है एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजाइम को रोकने वाले। तो एंजाइम की मदद करने वाले क्या है? कोफैक्टर। पर अगर दुनिया में तुम्हारे दोस्त हैं तो दुनिया में तुम्हारे दुश्मन। तो कुछ लोग एंजाइम की मदद भी करते हैं जिन्हें कोफैक्टर बोलते हैं, जैसे कि एक्टिवेटर और कोएंजाइम। ऐसी एंजाइम की को रोकने वाले भी बहुत सारे हैं, उन्हें बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव और एक को बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। दो तरह के दुश्मन है एंजाइम के, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। चलो पहले कॉम्पिटिटिव को देखते हैं। ये एक एंजाइम है और एंजाइम में ये था इसकी एक्टिव साइट, ये क्या थी? एक्टिव साइट। समझना ध्यान से। इसमें आना था सबस्ट्रेट को,
पर सबस्ट्रेट के आने से पहले इनहिबिटर जुड़ गया, तो इस एक्टिव साइट के लिए इस सबस्ट्रेट से कौन कंपटीशन कर रहा है? कंपटीशन कर रहा है कि नहीं? उसी जगह में खुद जाके बैठ गया। बात समझ में आ गया? क्लियर? जैसे तुम्हें किसी को नहीं पढ़ने देना, तो वो जिस चेयर में बैठता उसमें जाके बैठ गए। तो ये किस तरह का रोकना है? कॉम्पिटिटिव। तुम उस स्थान के लिए कंपटीशन कर रहे हो जिसमें सबस्ट्रेट जुड़ने वाला था। तो कोई बच्चा पढ़ने वाला है और तुम्हें उसका पढ़ना पसंद नहीं आ रहा, बोले चाहे जो कुछ हो जाए ये पास नहीं होना चाहिए, तो तुम जाके उसकी चेयर पे बैठ गए। वो आया कि उठो, बोले नहीं उठना, बस। तो ये किस तरह का रोकना हुआ? कॉम्पिटिटिव। दूसरा तरीका, कुर्सी पर नहीं बैठे, बगल में बैठ के कुर्सी हिला रहे। कुर्सी के लिए कोई कंपटीशन नहीं, भाई सब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पर रिएक्शन नहीं होने देंगे। तो इसमें क्या होता है, कहीं और जुड़ जाते हैं, एक्टिव साइड में नहीं जुड़ते, एक्टिव साइड के अलावा कहीं जुड़ते हैं। अगर आप एक्टिव साइड में जुड़ गए तो कौन सा होगा? कॉम्पिटिटिव, प्रतियोगी अवरोधन। पर एक्टिव साइड के अलावा कहीं और जुड़ गए और जुड़ के क्या कर दिया? एक्टिव साइड को ही बदल दिया। समझना ध्यान से। देखो ये है एंजाइम, ये मान लो एक एंजाइम है, इसमें जुड़ने आ रहा है सबस्ट्रेट, पर जुड़ने से पहले ही क्या आके जुड़ चुका है? अब मुझे बताओ, ये जो एक्टिव साइट है खाली है कि नहीं है? तो क्या सबस्ट्रेट यहां जुड़ सकता है? क्या रिएक्शन हो सकती है? नहीं हुआ। तो ये हो गए एंजाइम के इनहिबिटर। किस तरह के? कॉम्पिटिटिव। जो एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन करे उन्हें बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। ये वाला समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है कि तुम्हारी गर्दन में स्प्रिंग लगी, ऐसे ऐसे करके आ जाते हो? ठीक है, तो समझ में आ रहा ना? मतलब इतने जल्दी कैसे समझ में आ रहा? मुझे कई बार तो ऐसा लगता है। अब यहां सुनो, अब यहां सुनो, देखो ये है एंजाइम की एक्टिव साइट। एक्टिव साइट समझ में आ गया? एक्टिव साइट मतलब वो जगह जहां पर सबस्ट्रेट जुड़ने वाला है। ठीक है, तो ये है एंजाइम। ये कैसा एंजाइम? टूट ही गया। ये एंजाइम है, ठीक है, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट, जिसमें कौन जुड़ने आ रहा है? इसमें आ रहा है सबस्ट्रेट जुड़ने। जुड़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर उसी दौरान यहां जुड़ गया एक इनहिबिटर। ये इनहिबिटर क्या एक्टिव साइट में जुड़ा? इसका एक्टिव साइट को लेकर कोई कंपटीशन ही नहीं है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। पर जैसे ये जुड़ेगा, ये इसको भड़काएगा कि भाई क्या कर रहे हो तुम, इसी दिन के लिए पैदा हुए, दूसरे की तुम मदद कर रहे हो, तुम्हारा क्या फायदा है? तुम तो जो कहते हो, ये तो प्रोडक्ट बन जाएगा, सबस्ट्रेट आएगा और क्या बन जाएगा? स्टूडेंट आएगा, ऑफिसर बन के चला जाएगा। तुम्हारा क्या? तुम्हारे कमरे में आके सब पढ़ रहे हैं, ऑफिसर बन के जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा? शेप ही चेंज कर लेगा, किसके कहने पर, और इससे सबस्ट्रेट इससे जुड़ ही नहीं पाएगा। ये किस तरह का इनहिबिशन है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आ गया समझ में? तो कितने तरह का इनहिबिशन हो सकता है? दो। कौन कौन? एक्टिव, कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होगा? जब इनहिबिटर एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट से कंपटीशन करे कि मैं जुड़ूं तुम जुड़ो ऐसे, तो उसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। और नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? जब इनहिबिटर एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन ना करे, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिव साइट के अलावा कहीं पर ये एक्टिव साइट को बदलवा दे जिससे सबस्ट्रेट इस पे ना जुड़ पाए, इसी को बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। समझ में आ गया? अब बस एंजाइम के गुण और फंक्शन कल पढ़ेंगे, एंजाइम कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ये ज्यादातर समझने वाला पोर्शन है बस, ठीक है? इसका घर जाके रिवीजन कर लेना। थैंक यू।